अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। 37 साल बाद तारीख के हौलनाक तरीन सैलाब ने पंजाब भर में तबाही मचा रखी है। सतलुज, रावी और चुनाब से उठने वाले ऊंचे दर्जे का सैलाब अब तक 2500 के लगभग देहात डुबो चुका है। 30 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। 15 लाख से जायद अफराद अभी तक मुतासर हुए हैं। सैकड़ों मकानात, तैयार फसलें और मवेशी बह चुके हैं। कसूर शहर में अब भी खतरे की घंटियां बज रही हैं। चिन्योट में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला झंग में दाखिल हो चुका है। 400 से जायद देहात डूब गए हैं। झंग सरगोधा रोड को बंद कर दिया गया है। मुल्तान में कासिम बेला के मुताद्दिद देहात में दरियाए चुनाब का पानी दाखिल हो चुका है और नारोवाल में अब तक कई मकामात पर 10 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। इस कुदरती आफात के दौरान नाजरीन सबसे ज्यादा जो तनकीद हो रही है वो रावी के आसपास के इलाकों में पानी दाखिल होने पर हो रही है। प्राइवेट सोसाइटीज में पानी दाखिल होने की वजह से एक नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है और वो नाम है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि रोडा ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन रोडा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब हुकूमत के तहत रावी दरिया के किनारे मॉडल शहर आबाद करने के लिए कायम होने वाली एक अथॉरिटी है। मॉडल शहर जिसका मंसूबा 1,10,000 एकड़ जमीन पर तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत बिजनेस सेंटर, कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल जदीद शहर बनाने का एक बड़ा जामे प्लान है। रूडा के मुताबिक इस मेगा मंसूबे के लिए जामे फिजिबिलिटी, हिफाजती इक़दामात और सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए तैयार हुई थी। इस मंसूबे के तहत नाजरीन रावी पर डैम और बैराज बनने थे। दरिया को गहरा और इसके साइड्स को पत्थर की दीवार या फिर पुश्ते बनाकर मजबूत बनाना था। दरिया में कश्तियां चलनी थी। जंगलात और सरसब्ज इलाके आबाद होने थे। मरबूत सवरज का निज़ाम यहाँ बनना था। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल एक जदीद शहर बनना था। 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि यह मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। 46 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर 3 मरहलों में 2030 तक 10 लाख लोगों को आबाद करने का टारगेट था। माजी में इमरान खान इस मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया करते थे। फिर आने वाली नून लीग की हुकूमत ने भी इसे जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इस मंसूबे के दौरे किए। रूडा की मीटिंग्स में प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करने और रूडा प्रोजेक्ट में बेहतरीन तामीराती मयार यकीनी बनाने की हिदायत की। रूडा ने नाज़रीन इस ज़मीन पर कायम होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज से बाकायदा शेड्यूल ऑफ फीस के तहत अरबों रुपए के चार्जेस भी वसूल किए। ट्रंक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे TPID चार्जेस कहा जाता है, जो इस एरिया में डेवलपमेंट की फ़ी की मद में भी सोसाइटीज़ डेवलपर्स से बाकायदा अरबों रुपए की फ़ी वसूल की गई है। लेकिन हालिया सैलाब और दीगर दरियाओं समेत रावी में आने वाले लाखों क्यूसेक पानी ने कई सवालात यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। 2 साल पहले नाज़रीन रूडा के तर्जुमान ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में यह दावा किया था कि रूडा मंसूबा ही सैलाबी पानी को कंट्रोल करने का वाहिद हल है। साथ ही बताया था कि रावी पर 3 सतह पर बैराज बनाने हैं जिनकी मदद से सैलाबी पानी को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन आज 2 साल बाद भी उनके दावे सवालिया निशान ही बने हुए हैं। दरियाए रावी की साइड्स को पुख्ता किया जाना था, वो काम मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? बैराज आज तक क्यों नहीं बनाए गए? इसका कौन जवाब देगा? जो दावे किए जाते रहे हैं, अगर ये सब हो जाता तो शायद रावी का पानी किसी आबादी को नुकसान ना पहुंचाता। इसीलिए अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पानी का देहातों और सोसाइटीज में जाना ये इंतजामिया की गफलत, बर वक्त रूडा मंसूबे पर अमल दरामद न करने का नतीजा है? होना तो यहाँ पर यह चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट को कागजों पर ही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी, यानी जमीन पर भी स्टेट ऑफ द आर्ट ही होना चाहिए था। लेकिन सिचुएशन क्या है वो हमारे सामने है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मेरे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब हैं। हुज़ैफा रहमान साहब स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं। और इसके साथ साथ अब ये रेला बढ़ते हुए आगे जाएगा और सिंध में जाना है। सिंध की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब वज़ीर इत्तलात सिंध प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। सर, आपकी इजाज़त से मैं चाह रही हूँ ज़रा रिजवान नसीर साहब से बात का आगाज़ किया जाए
और उनसे पूछा जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब में। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बताइएगा जरा किन शहरों को खतरा है। कल तक तो हमें पता चला था कि लाहौर से ये खतरे का जो बादल मंडला रहे थे वो आगे निकल गया है, कसूर के बारे में कहा जा रहा है, तो वहां पर क्या तैयारियां हैं हुकूमत की और रेस्क्यू की, क्या इकदाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं? तीनों जो दरिया है, जहाँ पे हमारा चिनाब है, हमारा रावी है, सतलुज है, उसके जो जो इलाके, जो जो शहर आते हैं और दरिया का बेड का जो इलाका है, उसमें से अब तक मैं समझता हूँ तारीख की एक सबसे बड़ी जो हमने इवैक्यूएशन और टाइमली इवैक्यूएशन जो कराई है, तकरीबन 6 लाख लोगों को इस वक्त तक जो है वो निकाला जा चुका है और इसी तरह से 4.5 लाख जानवर जो है वो निकाले हैं। और जहाँ पे वो लोग कोई फंस गए थे या वहाँ पे पानी आ गया था और उन्होंने थोड़ी देर की, वहाँ पे 1 लाख के करीब हमने किश्तियों के अंदर भी और इसी तरह से जानवर भी जो है हमने कुछ 26,000 जानवर जो है, छोटा जानवर जो था वो किश्तियों में भी उनको निकाला गया है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी ये थी, टाइमली इवैक्यूएशन सेव्स लाइव्स। तो इसलिए हमारी अव्वलीन कोशिश ये थी कि उनको टाइमली निकाला जाए ताकि हम जिंदगियां जो है वो बचा सके। तो इस वक्त हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, जहाँ पे कि अब पानी जहाँ से सतलुज से एंटर हुआ था और उसके बाद वो अब आ जाते इस वक्त बहावल नगर पाकपतन के एरिया से इस वक्त गुजर रहा है। अच्छा रिजवान साहब, जो नंबर्स हमारे सामने हैं सर, उनमें 14 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, 4 लाख से ज्यादा को रेस्क्यू किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए उनकी तादाद है 511। तो सर कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं इनमें? ज्यादातर लोगों की जो दरिया के बेड में बैठे होते हैं, ये कोई नए लोग नहीं होते जिनको पता ना हो। हर साल सैलाब आता है और हर साल पानी तो जरूर आता है। अब वो सैलाब इतना हाई लेवल का आए या ना आए, तो लोग निकलते हैं, नकल मकानी करते हैं। उनके जहाँ पे उन्होंने डेरे अपने दरिया में बनाए हुए, इसी तरह उनके घर पीछे भी हैं, तो वहाँ पे या उनके रिश्तेदारों के घर है। तो ज़्यादातर लोग और प्रेफर करते हैं कि वो कैंपों में ना जाएं, बल्कि अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं। जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, जिस वक्त सारा वहाँ से पानी रिसीड कर जाएगा, तो फिर वो वापस अपने जानवर लेके चले जाते हैं जहाँ पे चराने के लिए या अपनी फसलों के ऊपर। तो ये जो चीज़ है, ज़्यादातर लोग इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वहीं पर जाएँ। जो कुछ लोग जो फिर भी उनके पास जगह नहीं है, उनके लिए सारे स्कूल खोल दिए गए हैं, तो स्कूलों में वो जा सकते हैं, जहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया उनको खाने के लिए भी और हर जगह के ऊपर स्कूल सरकारी अवेलेबल है, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पे दे रही है। कल रात मेरे प्रोग्राम में DGPDM में बता रहे थे कि लाहौर से अब ये खतरा टल चुका है, अब आगे की जानिब बढ़ रहा है। अगर हम आगे के शहरों की बात करते हैं तो कौन कौन से शहर हैं इस वक्त जो गैर महफूज हैं या जहाँ खुदा न खास्ता तबाही हो सकती है? अगर हम पीछे से शुरू हो तो हमारा जो सियालकोट था, वहाँ पे जिस तरीके से एकदम जो फ्लड आया और तीनों नाले एक टाइम पे नाला डेग एक तरफ, नाला पलकूच, दरिया चनाब, सो ये इकट्ठे ही जिस तरीके से आए और उस तरफ से रावी भी नारोवाल को आके अफेक्ट किया। तो वहाँ पे जो ये नाले हैं वो क्योंकि एकदम इनमें फ़्लो आती है, पानी एकदम तेज़ी से आता है और उसके बाद वो रिसीड कर चुके हैं, वहाँ पे पानी के नीचे चले गए हैं। इसी तरह नारोवाल का इवन तारीखी तौर पे जहाँ पे भी करतारपुर का हमारा गुरुद्वारे में भी आया, वहाँ पे अपने सिख भाइयों की ताकि वो इबादत कर सके, उसको भी विदिन 24 आवर्स वहाँ से क्लियर करा लिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। तो ये सारे जो है, जैसे जैसे शहर जहाँ से आगे जा रहा है वहाँ पे इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है ताकि वहाँ से निकाल सके। और मज़ीद ये कि पहले से तैयारी के लिए जितने भी शहरों में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर उन नालों को क्लियर कराया गया था, उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी शहर में कोई ज़्यादा देर अगर तेज़ बारिश भी हो जाए तो वो ज़्यादा देर तक पानी नहीं ठहरता, 2-4 घंटे में वहाँ से निकल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये सारे इंतजामात थे जिसकी वजह से जिस तरह का इसका नुकसान हो सकता था, जाने का ज़िया हुआ, वो बहुत बड़ा होता अगर इन चीज़ों की इवैक्यूएशन को, टाइमली इवैक्यूएशन को ना किया गया। रिजवान साहब, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लाहौर से अब खतरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर टल चुका है, तो जिन इलाकों में सर पानी आया वहां पर निकासी के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक इन इलाकों को क्लियर कर लिया जाएगा? लाहौर अभी टोटली क्लियर नहीं हुआ, यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि दरिया का जो 2 लाख से ऊपर जा रहा था वो रेला अब कम होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे ये जाएगा तो जो बाकी है वो पानी वापस जो है वो दरिया के अंदर चला जाएगा, जैसे जैसे ये लेवल्स थोड़े से नीचे जाते हैं। तो जो हमारा कुछ इलाका
जो चूंग का इलाका है या कुछ एक दो सोसाइटी जो कि मुतासर हुई, जिस तरह थीम पार्क था या कुछ और, वहाँ पे जो है ये कुछ पानी गया वहाँ पे जो है, और वहाँ पे जैसे ही ये जाके वाटर लेवल्स नीचे जाते हैं तो ये वापस चला जाएगा। सो ये हमारे कुछ जो इलाके मुतासर हुए थे वहाँ से भी जैसे ही दरिया में पानी का लेवल्स और है तो ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई एरिया रह गया तो ज़िला इंतजामिया को बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका रिजवान नसीर साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। हुज़ैफा साहब, पंजाब इस वक्त 3 दहाइयों के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। अब हम इसे मौसमियाती तब्दीली कहें, हम इसे एक हुकूमत का ना होना, पॉलिसीज ना होना, इस वजह से नाअहली होना ये कहें, या फिर भारत की तरफ से पानी छोड़ना कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये हमें 2010-11 से मालूम था कि मौसमियाती तब्दीली होगी, सिचुएशन पाकिस्तान वल्नरेबल पोजीशन पर आ सकता है, आएगा, और हमने देखा भी आया, लेकिन हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी। सर, आप नहीं समझते कि दहशतगर्दी से बड़ा खतरा बन गया है ये मौसमियाती तब्दीली, या फिर इस तरह से सैलाब आना या यालाबारियां होना, या जो भी कुछ हो रहा है हमारे सामने, हीट वेव? जी बहुत शुक्रिया। अब मैं 2-3 गुजारिशात करूँगा। पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में जो 5 ममालिक जो है सर फहरिस्त हैं जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होंगे, पाकिस्तान उनमें मौजूद है। जी। 2014 में पूरी दुनिया ने वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि पेरिस में उन्होंने $100 बिलियन का फंड कायम किया। बराक हुसैन ओबामा उस वक्त दुनिया के ताकतवरीन शख्स थे बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसमें उन्होंने शिरकत की। मार्क ज़ुकरबर्ग थे, बिल गेट्स थे, बाकी नेम एनीवन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसमें गए। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, चाहे वो फेडरल लेवल है चाहे सूबाई लेवल है, हमने उस तरीके से संजीदा कोशिशें नहीं की। और अगर हम बिल्कुल ही रीसेंट पास्ट की बात करें तो जो 2022 में सिचुएशन हुई थी उसके बाद हमें दुनिया भर से ऐलानात हुए थे, लेकिन उसको भी हम उस तरह से अचीव नहीं कर सके, हम हासिल नहीं कर सके वो फंड्स। जी, एक तो हमने उसकी तैयारी नहीं की, दूसरा आप जिस तरीके से फरमा रही हैं, अपर पंजाब में तो नो डाउट कि 37 साल बाद एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, लेकिन चूंकि वो बिलोंग फ्रॉम साउथ पंजाब, 2010 में साउथ पंजाब में इतना खौफनाक सैलाब आया था कि दरियाए सिंध और दरियाए चनाब इकट्ठे मिल गए थे आपस में। यानी ये इनका तकरीबन आपस में अगर आप मुजफ्फरगढ़ के वाया फासला लगाएं तो 80 किलोमीटर का फासला बनता है। और आपने देखा था कि कोटद्दू, दायरा दीन पना, सनामा, मुजफ्फरगढ़ सफ़े हस्ती से मिट गए थे। लेकिन जाहिर है उसके बाद हमें तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन कुदरती आफत है, उससे आप तैयारी कर कर उसके नुकसान का अंदेशा कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। अब रावी के अंदर जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में तनकीद हो रही है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। देखिए, अगर किसी ने हाउसिंग सोसाइटी 15 साल पहले रावी के बेड के करीब बनाई थी, तो अब तो हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पर 1.5 लाख एकड़ रूडा के नाम पर उसी जगह पर आबाद करने का प्लान किया है। इसका मतलब है गवर्नमेंट उसी विजन पे चली ना, जो कि एक बंदे ने 15 साल पहले अगर एक विजन बनाया भी था। लेकिन बात ये नहीं है। बात क्या है कि देखें, आप भारत ने पानी छोड़ा और आपके पास आपने रूडा बनाने का ऐलान किया, बानी तहरीकें साथ 2021 में उन्होंने रूडा बनाया। हमेशा क्या होता है कि दरिया जो है वो 3-3, 4-4 किलोमीटर चौड़े होते हैं, उनका बेड जो होता है, लेकिन जहां दरिया का पुल आप बनाते हैं उसको आप गाइड बंद बनाकर 1 किलोमीटर चौड़ा कर देते हैं ताकि दरिया उसके अंदर से गुजर जाए। जहां आपने रूडा बनानी थी या जिन सोसाइटीज में इस एरिया में पानी गया है, यहां पर सरकार ने यानी रूडा ने बाकायदा गाइड बंद बनाने थे, जो कंक्रीट के गाइड बंद बनने थे, और 26 किलोमीटर के गाइड बंद बनने थे जो पूरे लाहौर की गिर्द आ जाते। और अगर वो बंद जाते और उसके बाद रूडा अलॉटमेंट्स करता, अब ये जितने भी जमीन मालकान हैं, चाहे उसके अंदर किसी सियासतदान का नाम लें चाहे कोई बिजनेसमैन का नाम लें, इन सब ने रूडा को अरबों रुपए पे किया हुआ है। मैंने अगर रूडा को अरबों रुपए पे किया हुआ है तो रूडा की जिम्मेदारी थी हाँ कि अभी आप इस गाइड बंद को, जो कि आधा किलोमीटर का गाइड बंद है, सिर्फ दरियाए रावी पुल के ऊपर है जो मोटरवे पे जाते हैं मोटरवे इंटरचेंज के लिए, इस गाइड बंद को अगर 5-7 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाता तो किसी सोसाइटी में पानी नहीं जाना था। ये जहां गाइड बंद जाकर रुकता और जो आगे देहात आते पतोकी वगैरह या कसूर वगैरह उस एरिया में तो जरूर फैलता, लेकिन ये शहर के अंदर ये काम ना होता। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि एक तो किसी एक पे जिम्मेदारी डालना भी मुनासिब नहीं, लेकिन अगर हम आज इससे सबक सीख लें और अपने अगले 25-30 सालों की मंसूबाबंदी बना लें तो अगले साल 22% फिर बारिशें ज्यादा होनी है। सर, हम तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो बजट आता है उसमें मौसमियाती तब्दीली में हम इस लेवल पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बजट में कटौतियां हो रही हैं। मतलब संजीदगी का ये आलम है। दुनिया यहां तक कर रही है हमारे पास इवन के एयर कंडीशन की जो गैस है वो कहती है मौसमियाती तब्दीली के लिए ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज से नबरदाज़मा ममालिक हो रहे हैं उन्होंने ऐसी गैस चेंज कर ली है, उन्होंने कहा गैस ठीक नहीं है, वो इतना कंसर्न है इस हवाले से। अब मुझे तशवीश इस बात पर है कि कल 8-9 लाख क्यूसिक का रेला
क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हम नहीं कह सकते, ज़रा पैरामीटर्स होते हैं, जो मीटर्स हैं वो भी पुराने लगे हुए हैं, उनको भी चेंज करने की जरूरत है। लेकिन 9 लाख क्यूसिक का रेला भी आपके हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से गुजरता है, फिर तकरीबन 9-10 लाख का रेला आपका पंजनत से गुजरता है, इसके बाद सिंध में दाखिल होगा, और उसके बाद गुड्डू के मकाम पर 2.5-3 लाख क्यूसिक पानी रावी का, सॉरी सिंध का, और तकरीबन 10 लाख क्यूसिक पानी ये पंजनत का, यानी 5 दरियाओं का, ये 12-13 लाख क्यूसिक पानी हमारे सिंध से गुजरना है। और अंदरून सिंध में अल्लाह ना करे, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि उतनी तबाही हो, लेकिन आप ये देखें कि बहुत बड़ा रकबा, अगर सिंध हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म भी करे, लोगों को रेस्क्यू भी कर ले, मवेशी भी ले, लेकिन लोगों के ज़राई रकबे आप देखेंगे लाखों एकड़ अराज़ी जो है, लाखों अराज़ी जो है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप तशवीश की बात करें, माहिरीन को तो ये तशवीश है कि अभी ये जो सैलाब चल रहा है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद देखिएगा कि फिर भूल जाएंगे और फिर हम किसी नए सिचुएशन पे खुदा न खासा बैठे हुए होंगे, और फिर जाकर उस वक्त दोबारा यही सब कुछ डिस्कशन चल रही होगी। अब हुज़ैफा साहब, सवाल ये है, कई शहरी हैं जो कि इस वक्त हम क्योंकि समर टीवी इसकी मुकम्मल तौर पर जिस तरह की कवरेज कर रहा है, हम वहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर आए हैं, रेस्क्यू कैंप्स में पहुंचे हैं, अब वो खुराक की कमी का शिकवा कर रहे हैं, कैंप्स में लोगों के इश्यूज आ रहे हैं, इसके हल के लिए क्विक एक्शन की, फौरी एक्शन की जरूरत है सर इस वक्त? जी बिल्कुल, इसके लिए देखें, पहले आपको याद होगा जब केपी केसेस का आगाज हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की, हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की थी, उन्होंने भी बात की कि हम तैयार हैं, पंजाब एक बड़ा सूबा है, मरकज में एनडीए में जो वसाइल थे, अब पंजाब जो है ज़रा सबसे बड़ा सूबा है, पूरा फोकस है उसके ऊपर। सूबाई हुकूमत तो जो कर रही है, हमने मरकजी हुकूमत के तमाम वसाइल का रुख पंजाब की तरफ और जो सैलाब ज़दा इलाके हैं इनकी तरफ मोड़ दिया है। एनडी में पूरे टिका के जो है उन्हें कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन फंड से, और आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रांट चाहिए, हम देने को तैयार हैं, और जितना भी लोगों को आप रिलीफ दे सकते हैं। और सूबाई हुकूमत अगर जहां पर जाहिर है, आपने देखा कि लाहौर के 90% जो मशीनरी थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। अब आप भी जो बात कर रहे हैं और ये डिस्कशन हो रही है कसूर के हवाले से, फिर साउथ पंजाब की तरफ यानी मुल्तान के हवाले से भी बात हो रही है, तो मकसूद चौहान जो कि समर टीवी के नुमाइंदा है, उनसे बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुल्तान की सिचुएशन के बारे में मकसूद बताइए, कहाँ पर मौजूद हैं और शहर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही है बारिश हो रही है वहाँ पर और सैलाबी पानी आने का खतरा भी मौजूद है, तो प्रिपरेशन क्या है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल किरण, मैं इस वक्त मुल्तान के दरिया चनाब के से मुल्हिका इलाका है कासम बेला, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है, पीडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जंग से जो रेला है वो हेड त्रिमू में दाखिल होगा, और इसी तरीके से दरिया रावी से जो बड़ा रेला है वो हेड सदनाई में दाखिल होगा। और हेड सदनाई का रेला और हेड त्रिमू का रेला जब ये दरिया चनाब में शामिल होंगे तो उसके बाद 8 लाख क्यूसी का जो पानी का रेला है वो दरिया चनाब से गुजरेगा। कासम बेला के मकाम पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ की जो मुल्हिका आबादियाँ हैं 138 बस्तियाँ हैं जिनको खाली करवाया गया, और डिवीजनल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 2,61,000 जो इलाका मकीन है उनको इनखला करवा दिया गया है, जबकि 3 लाख के करीब जो इलाका मकीन है उनको मज़ीद इनखला उनका किया जाएगा। और इंतजामिया की जानब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगले 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम करार दिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इतवार की रात जो है ये जो बड़ा रेला है, सैलाब का रेला है, वो मुल्तान के दरिया चनाब से गुजरेगा, जिसके हवाले से इंतजामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और शेर शाह के मकाम पर जो है वो माइंस लगाए गए हैं, ताकि जो शहरी आबादी है उसको बचाया जा सके, और जो पानी है किया जाए बेट के इलाकों में, कोट अदू राजनपुर वाली साइड पर इसको मूव कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी 8 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरना है। आप बता रहे हैं 138 जो है बस्तियां उसे खाली करवा लिया गया है, 2,61,000 लोगों का भी निकला हो गया है, मजीद लोगों को भी निकालना है और ख़तरा यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मकसूद, आप हमें बता रहे थे सारी सिचुएशन के बारे में। हुज़ैफा साहब, खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ हुआ, आपने देखा फिर पंजाब में सिचुएशन जिस तरह की हुई, अब ये आगे बढ़ा है सिंध के हवाले से आप बात करें, जनूबी पंजाब की अभी हम डिटेल्स ले रहे थे। इस सिचुएशन में बैरिस्टर सैफ साहब उन्होंने एक मशवरा दिया है, वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को ज़रूरत है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से यानी अली अमीन गन्नापुर साहब से ट्यूशन लें, तो कैसे देख रहे हैं आप उनके इस स्टेटमेंट? देखिए, मैं इस मौके पे कोशिश थी कि कोई सियासी बात ना करूं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही आजमाइश की जद में है जी। अगर आप देखें बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्लस ये फ्लड आ गया, अब पंजाब में फ्लड है, इसके बाद सिंध जो है अल्लाह ताला उसे महफूज रखे। लेकिन इस तरह की बात अगर आप कोई भी मेरिट का पैमाना मुकर्रर कर लें, केपीके हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है, और गंडापुर साहब ने जिस तरीके से सूबे को चलाया है,
मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया, आप अवामी राय जांचने का कोई भी पैमाना मुकर्रर कर लें, कोई सर्वे करा लें, सबको पता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, वहाँ डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है। और इस मौके पर इस तरह की बात करना बड़ी ही नामुनासिब है, क्योंकि आपका सूबा जो है एक कुदरती आफत से लड़ रहा है और वहां पर एक आम आदमी मुतासिर हुआ है। अगर मैं किस तरह की बात करूंगा, वो आम आदमी के जख्मों पे नमक जो है वो छिड़कने वाली बात होगी। सही। इस मामले से हटके जरा एक और बात भी करना चाह रही हूँ मैं। मरियम साहिबा का जो दौरा जापान हुआ, उसके अंदर कौन कौन लोग उनके साथ गए थे, इस पर बड़ी बात हो रही है, तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है, टॉक शोज में इस पर डिस्कशन हो रही है। आप हो गए, बिलाल अजहर हो गए, राना एहसान अफजल हो गए, ये जो न्यू लॉट है, आप लोग तो बड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं, लेकिन राना साहब ने कल जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है इस सवाल के ऊपर कि जहाज में सीटें खाली थी, कुछ लोग बैठ के चले गए तो क्या हो गया, आप भी इसी तरह से सोचते हैं और इस बात का जवाब यही है जो तनकीद हो रही है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं चाइना जी, तो जहाज वही था, तो अपने साथ अताउल्लाह तारड़ साहब को लेकर गए हैं, वज़ीर ज़रा साथ होते हैं बालिहाज़े ओहदा, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साथ हैं और तारिक फातमी साथ हैं जो फॉरेन अफेयर्स में उन्हें देखते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उन्होंने बात जो की वो उनका अपना एक ज़ाती नुक्ते नज़र था। एक तो जो जिस जहाज़ पर मरीम नवाज साहिबा ने सफ़र किया उसमें 4 या मेरे ख्याल से 6 लोग जो है बगैर अगर आप कैबिन क्रू के और जो सीएम का स्टाफ होते हैं 1-2 PSOs के, उसके अलावा देखें तो बाकी लोग जितने वुज़रा हैं जिनके MOUs वहाँ साइन होने थे, इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट से सफ़र किया है। अच्छा। और ये फैक्चुअल बात बतानी चाहिए थी। देखें, अगर मरीम नवाज साहिबा के साथ उनके इल्म में ना हो, नहीं, हाँ ये बात ज़रा सवाल आपने अचानक कर दिया, उनके इल्म में नहीं होगी ये बात। मरीम नवाज साहिबा के साथ उनकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर मिनिस्टर साथ थी, चीफ सेक्रेटरी साथ थे, बाकी स्टाफ के 1-2 लोग, बाकी कुछ वुज़रा जो है बर्थ हो गए और 1-2 और वुज़रा मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, मैंने उनकी तस्वीर भी कोई देखी जी। तो जिन वुज़रा ने, हम खुद भी जब CM साहब शहबाज साहब थे उनके साथ ट्रैवल करना होता था, जिन वुज़रा के MOUs वगैरह होने होते थे उन वुज़रा की वहाँ मौजूदगी जरूरी होती थी। अच्छा, ये जरूर हुआ इसको भी पर क्लियर कर दें, ये जो उनके बच्चों के जाने की बातें हो रही हैं, बच्चों के खादिमों के जाने की बातें हो रही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप तरदीद कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इसकी मुकम्मल तरदीद कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा की ना कोई फैमिली का एहलकार उनके साथ था, ना बच्चों की नौकरानियां या इस तरह की बातें, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपने देखा कि अभी भी सैलाब आया हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं, उसके सदेबाप के बजाय आप एक बंदे को पिन पॉइंट करके पुराना कोई स्कोर सेटल PTI करना शुरू कर देती है। फैक्ट्स कुछ नहीं होते, प्रोपेगेंडा कर देना किसी बंदे के खिलाफ। हमारे मुल्क में ये ट्रेंड बन चुका है कि आप झूठ इतना शिद्दत से बोलेंगे सच लगने लगे। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा अच्छा परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है। देखिए उनपे अब एक बात थी जो कि उनकी हुकूमत के तर्जमानों को बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बताई कि वो कश्ती में क्यों सवार हुई। कश्ती में वज़ीर आला इसलिए सवार हुई, अभी डॉक्टर रिजवान आपके साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब है, DG रेस्क्यू रहे हैं, लोग इस कश्ती में सवार ही नहीं होते डर के मारे। आप जब दरियाओं में लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने कश्ती में सवार नहीं। मरियम साहिबा ने कल उसके ट्वीट के ऊपर बड़ा वाज़ेह वज़ाहत वैसे भी मैसेज था कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस 11-22 की उसी बोट पे सफर कर रही है, लोगों का उस बोट पे एतमाद बढ़ता है, वरना लोग जो है वो कहते हैं अपने घरों में बैठे रहेंगे और दरिया का पानी आने दें, अपने घरों को भी नहीं छोड़ते। ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। मैं जरा चाह रही हूं कि बात आपसे हो रही है तो PTI का आपने तस्करा निकाला, वो भी साथ साथ बात हो जाए। कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस्तीफे नहीं अभी कबूल किए गए हैं। कल हसन अयूब साहब कह रहे थे कि हुकूमत की ये इंतहाई संजीदगी के साथ अब बात की जाए, लेकिन जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लेंगे इस्तीफे। तो क्या यही करने का इरादा है? जी, इसमें देखिए हम आखिरी मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, आखिरी एफर्ट हम करेंगे। एक तो देखिए मुल्क में एक बहुत बड़ी कुदरती आफत आई है, हमारी कोशिश होगी कि पार्लियामेंट में कोई सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट सेशन की तजवीज भी है कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर हम सब मिलकर इस कुदरती आफत से नबर्द आजमा हो। लेकिन इस्तीफों की जो बात है, हम ये समझते हैं कि इस्तीफे बानी तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ लोगों ने प्रेशर देके भिजवाए हैं, ये लोग इस्तीफे देना नहीं चाहते। तो इसलिए स्पीकर साहब की ये पॉलिसी होगी कि जांच पड़ताल की जाए। 2022 में भी जिस वक्त PTI ने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त भी यही खबरें आ रही थी कि बहुत सारे लोग PTI राब्ता कर रहे हैं, इस वक्त भी राब्ता कर रहे हैं, ये लोग राब्ता कर रहे हैं। अच्छा, हाँ कि भी हमने इस्तीफे जो दिए हैं जरा पार्टी ने प्रेशर देके डलवाए हैं। कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग जो पार्लिमानी इनके लोग हैं और PTI के लोग राब्ता करके कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, कि हमारे पार्टी के प्रेशर पे दिए हैं। पार्टी प्रेशर पर दिए हैं और ये वाज़ेह लिखा हुआ है असेंबली रूल्स में कि प्रेशर में दिया गया इस्तीफा स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करता। अब जो लोग जो है कायमा कमेटियों में हैं, जो लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर जाहिर है किसी न किसी शक्ल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे आपने
जबरदस्ती इस्तीफे दिलवा दिए, हमें भिजवा दिए। तो ये हमारा काम है, ये हमारा स्पीकर का काम है कि हम इसको एवेल्युएट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुज़ैफा रहमान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो शर्जील इनाम मेमन साहब साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि सिंध में इस वक्त सैलाब के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। पंजाब से होता हुआ अब जो सैलाबी रेला है वो दरियाए सिंध में दाखिल होना है। मंगल और बुध की रात सैलाबी रेला जो है वो पहुंचने का इम्कान है। क्या तैयारियां हैं सिंध गवर्नमेंट की, इस पर बात करने के लिए मुझे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मेमन साहब आपकी। सर, ये जो पंजाब से सैलाबी रेला है सिंध की तरफ बढ़ रहा है, मंगल और बुध की दरमियानी शब इसने सिंध की तरफ दाखिल होना है। अब एनडीएमए कह रहा है कि ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आप लोग मुतमईन है कि ज्यादा खतरा नहीं है शर्जील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें जी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब एक बहुत बड़ी तबाहकारी करते हुए सैलाब जो है वो अब सिंध का रुख इख्तियार करके बैठा हुआ है और हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों पर चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। उनके कहने में तमाम मिनिस्टर्स जो है उनको मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लॉयमेंट की गई है। पूरी सरकारी मशीनरी, MPAs, MNAs, हमारे जितने भी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी इंतजामिया जो है वो अलर्ट में और उस पर जो है वो कंट्रोल रूम भी कराची में कायम कर दिया गया है। जैसे तमाम जो भी मुख्तलिफ महकमे हैं उनकी आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन की गई। जहाँ तक आपने खतरात की बात की, इस वक्त देखें जी, जो पहला जब वो पड़ाव उसका आएगा तो वो गुड्डू बैराज जो है उस पे आने के हैं और गुड्डू बैराज में इस वक्त जो है 12 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जो उसको बर्दाश्त करने की है कैपेसिटी। फिर उसके बाद सक्कर बैराज 9 लाख है प्लस है, फिर कोटली बैराज जो वो 6 लाख प्लस है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे बैराजेज हैं उसमें ये कैपेसिटीज हैं। हम अभी जो उम्मीद कर रहे हैं उसे शायद जो हमारी कैपेसिटी आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है खुदा न खासा अगर कोई कुदरती आफत ना आ जाए, कोई बड़ी बरसातों का कोई रेला ना आ जाए या कोई और कुदरती आफत ना हो, तो इस सूरत हाल में हम लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस पूरे सूरत हाल की वजह से कोई जो कच्चे का इलाका है वो पानी के नीचे आएगा, जो कि नॉर्मली जब पानी का वाटर टेबल बढ़ता है तो कच्चे में जो है वो पानी आता है। तो उसमें 1.6 मिलियन लोग जो हैं वो उनके जो है वो उसमें अफेक्ट हो सकते हैं कि वो लोग जो है उनको हमें वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। काफी लोग खुद शिफ्ट हो गए हैं, बाकी गवर्नमेंट भी की मशीनरी मुकम्मल तौर पर हर जगह पे लोग राब्ते में, हमारी इंतजामिया राब्ते में। तो ये है सूरत। अच्छा शर्जील साहब, यहाँ पंजाब में तो हमने सिचुएशन देखी ना कि जब ये सैलाब से बचाने के लिए कई जगहों पर शगाफ डाले गए हिफाजती बंदों पर, सिंध में सर रेक्टिफाई कर लिया है आपने? कितने ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर शगाफ डाला जा सकता है और कौन से वो शहर हैं जिनको जो खतरात से दोचार हो सकते हैं खुदा न खास्ता? सर देखिए जी, मैं अर्ज कर लूँ कि इस वक्त अल्लाह ना करे हमें कहीं शगाफ डालना पड़े और हम नहीं समझते कि हमें कोई शगाफ डालना पड़ेगा। खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा प्रेशर ना आ जाए कि कोई नेचुरल ब्रीच ना हो। बाकी हम लोग इस वक्त अगर खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा रेला है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर तो मजबूरी पड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हमने जो है शगाफ डालना पड़े। बाकी अगर डालने पड़े अगर मजबूरी में तो वो हमारे पास, क्योंकि हमारे लिए ये नई सूरत हाल नहीं है। वो इसलिए कि 2010 में भी यहाँ पे सैलाब आया, 2011 में भी हमने इसको फेस किया, फिर 2022 में तो बहुत बड़ी तबाही थी। तो इसमें इसको आप कहें कि खुदा की कुदरत है ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। हमारी पूरी मशीनरी की, हमारे अफसरान की, हमारे सियासतदानों की, सबकी प्रैक्टिस और लोगों की भी प्रैक्टिस बन गई, लोगों को भी पता है। अभी आपने कहा कि इवैक्यूएशन की बात की, तो काफी लोग जो है वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक देहाती कल्चर होता है तो वो लोग फ्लड कैंप्स को अवॉइड करते हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। अपने रिश्तेदारों या अपने जो अजीज अकराबत हैं उनके घरों पे वो शिफ्ट हो। 2022 के लोग शिफ्ट हो गए। सैलाब की आपने सर बात की, मैं खुद उन जगहों को 2-3 महीने गुजरने के बाद विजिट करके आई थी। वाकई बहुत गंभीर सिचुएशन थी। आपने खुद खदशा जाहिर किया सर 16 लाख लोगों के हवाले से कि वो मुतासिर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली उनको अकोमोडेट भी करना होगा। शर्जील साहब, उसकी क्या तैयारी है? 500 से ज्यादा जो है वो फ्लड रिलीफ के लिए कैंप्स कायम कर दिए हैं, एस्टेब्लिश हो गए। वो सरकारी हमारी जगह है जिनको हमने उसको बिल्कुल खाली करके फ्लड अगर कोई अनफॉर्चुनेट वाकया होता है तो उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी हमारे मौजूद है। हमारी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी उन जगहों पे मौजूद है।
एनिमल्स के लिए भी हमने जो कोई 300 सेंटर्स बनाए वहाँ पे जानवरों को, ताकि उनके जानवर माल मवेशी जो होता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उनके लिए उनमें सारी जो है वो एसेटिव होता है। तो जानवरों के लिए भी वो एनिमल्स के लिए भी वो किया गया है, लाइव स्टॉक के लिए। तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकली और हेल्थ डिपार्टमेंट, पीटीए में हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट इनका उसमें रोल है वो सब के सब एक्टिव है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो सब के सब जो इस वक्त ऑन बोर्ड है। ग्रेट सर, मुझे साथ साथ ये भी बताइए, केपी के गवर्नमेंट के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब मशवरा दे रहे हैं कि ट्यूशन ले ले मरियम साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब से। दोनों की कारकर्दगी को देखा है आपने, पंजाब भी देखा, केपी के भी देखा, आप किसको बेहतर समझते हैं सर? क्योंकि ये कुदरती आफत है। कुदरती आफत में कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो या PMLN की पंजाब में हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि कोई भी वहाँ पे जानी नुकसान हो, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, और कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वहाँ पे लोगों को की किराए हो। हर हुकूमत अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करती है, क्योंकि सिंध प्रोविंस ने ये काफी ये इस तरह के कुदरती आफतें पिछले 10-12 साल में, 15 साल में देखी हैं। तो हमें उस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है, और हमने जैसे ही दोनों जगहों पर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, तो हमने तमाम गवर्नमेंट्स को ऑफर भी की। खैबर पख्तूनख्वा में हमने अपने यहाँ से अपनी रिलीफ की टीमें भेजी, जो है यहाँ के रिलीफ मिनिस्टर मोहम्मद जमील जमान साहब वो गए, PDM के हमारे जो इनके डायरेक्टर हैं वो गए, तो हमने वहाँ पे राशन वगैरह जो भी हमारा वो था वो हमने किया। अभी भी हमने पंजाब गवर्नमेंट को भी कि जहाँ पे भी इफ दे फील कि उनको हमारी जरूरत है तो वहाँ पे हम उनको वॉलंटियरली उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। शजील साहब दुआ गो हैं हम सर, ये जो सैलाबी रैला है जो तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, मजीद लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, और जो तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं उसका नफा जरूर आवाम तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। अंबिया की सरजमीन फ़लस्तीन उम्मत की बेहिसी पर शिकवा कुना है। ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। जो मौत को गले लगा चुके हैं उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है। जो जिंदा हैं वो भूख से बेहाल हैं। अस्पताल मरीज़ों से भरे पड़े हैं, लेकिन 57 मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक मिलकर भी काबिज़ इसराइल का हाथ रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीका है जो इसराइल की मोहब्बत में हर हद पार करने को तैयार है। अमेरिका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक महमूद अब्बास समेत तकरीबन 80 फ़लस्तीनी रहनुमाओं और एहलकारों के वीज़े मनसूख या फिर मुस्तरद कर दिए जाएंगे, जिन्होंने अगले महीने UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इसी दौरान फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में एक सरबराही इजलास भी होना है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई मुमालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका इंसानी हुकूक की बात तो करता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के हुकूक मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसको मुस्लिम मुमालिक का कोई डर है या कोई फ़िक्र है। दुनिया भर की जानिब से अमरीकी इक़दाम की मजम्मत की जा रही है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने इस पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया है। आयरिश वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से सख्त लफ्ज़ों में एहतजाज का मुतालबा किया है। बरतानिया ने कहा है कि वो हथियारों की नुमाइश में इसराइली सरकारी वफ्द को मदऊ नहीं करेगा। अमरीकी इक़दाम वाज़े तौर पर फ़लस्तीन इसराइल मामले के 2 रियासती हल को रोकने की कोशिश है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्की ने ऐलान किया है कि उसने इसराइली जहाज़ों और तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद और बंदरगाहें बंद कर दी हैं। इसराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ज़िम के मुताबिक उन्हें आगाह कर दिया गया है कि वो 22 अगस्त से अपने या फिर दीगर इसराइली जहाज़ तुर्क बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट उर्दू ने सफारती ज़राए से दावा किया है कि ये पाबंदी सिर्फ सरकारी परवाज़ों और हथियार ले जाने वाले तैयारों पर है, जिससे तासुर ये मिलता है कि तजारती जहाज़ों को जाने की इजाज़त होगी। गुज़िश्ता मई और नवंबर में तुर्की ने इसराइली सदर के तैयारे को इजाज़त देने से भी इनकार किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना आज़रबाईजान का दौरा मनसूख करना पड़ा था। यानी अगर मुस्लिम ममालिक चाहें तो इसराइल को फौरी तौर पर घुटनों पर ला सकते हैं। बस करना क्या है, इसराइल से सफारती और तजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, उसको अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करने दें, तेल की सप्लाई रोक दें, फिर देखें कि इसराइल कैसे ये जुल्म नहीं रोकता। लेकिन यहाँ बस इकबाल का ये शेर कहूँगी, मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए।
अल्लाह निगहबान।